अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम DSC 2024 से रिलेटेड जो एक टॉपिक है पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, हिंदुस्तानी तालीम के तनाज़र में, इससे मुताल्लिक़ बात करेंगे। इसके लिए 10 मार्क्स रखे गए हैं और इसके 20 बिट्स रहेंगे और इसका जो सिलेबस होगा उसको 6 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहला हिस्सा पहले हिस्से में प्री वैदिक पीरियड से प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। तो यहाँ पर इसमें हमको जो कवर करना है, इम्पॉर्टेंट बिट्स जो कवर करना है, उसमें ये देखना है कि वैदिक पीरियड में तालीमी नज़्म कैसा था। तो तालीमी नज़्म इसके लिए पहले 2 रस्में अदा की जाती थी। एक रस्म को उपन्यायना कहा गया, जिसके लफ्जी माने हैं दूसरा जन्म, यानी बच्चे का दूसरा जन्म। पहला जन्म माँ के पेट के अंधेरे से दुनिया के उजाले में, दूसरा ला इल्मी के अंधेरे से इल्म की रोशनी में। उसके बाद दूसरा समावर्तन। समावर्तन तो ये दो जो पीरियड्स हैं, ये तकरीबन पहला पीरियड जब बच्चे की उम्र तबई उम्र 6 साल, 8 साल और 11 साल, ब्राह्मिल बच्चे के लिए 6 साल, शूद्र बच्चे के लिए 8 साल और वैश्य बच्चे के लिए 11 साल। जब ये बच्चे यहाँ पर आते स्कूल में, यानी रस्म में, आचार्य के पास, गुरु के पास जब आते तो उनको श्लोक पढ़ाकर तकरीबन 10 से 12 साल तालीमी नज़्म में रखते। उसके बाद जब इसकी रस्म, पहली रस्म कंप्लीट हो जाती तो दूसरी रस्म अदा करते, जिसको समावर्तन कहा गया, दोबारा समाज में शामिल हो जाना। उस ज़माने में तरीक़ेकार ज़बानी, मौखिक, चिंतन, सोचना, सोच समझकर जवाब देना। उसके बाद था निध्यासना, महसूस करना। तो तकरीबन ज़बानी काम चला। जैसे जदीद वैदिक दौर आया, उस वैदिक दौर से लिखने पढ़ने का सिस्टम स्टार्ट हुआ, जिसकी शुरुआत भोजपात्रा दरख्त के पत्तों को निचोड़कर स्याही बनाई गई। इसके बाद टहनियों को कलम के तौर पर इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट इसके बाद आया है इसके बाद जैन मत पीरियड आया।
यहाँ पर तालीमी मैदान के हिसाब से तालीम में 3 रत्न, 3 रत्नोस इसके ताल्लुक से बोला गया जो निसाब पर मुबनी रहा। एक संयोग दर्शना, नेक्स्ट संयोग ज्ञानना और संयोग चारित्रा। means right faith, next samyog jnana, right knowledge, right conduct। ये 3 निसाबी पिलर्स थे, इसी पर कंप्लीट निसाब मुनसिर था। और इसके बाद राइट कंडक्ट, सच्चा तर्ज अमल, इसके लिए 5 उसूल बनाए गए जिसको 5 ओस कहा गया। वो 5 ओस में अहिंसा, सत्यम, असत्यम, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इस पर रहा। नेक्स्ट इसके बाद पीरियड आया बुद्धिस्ट पीरियड। हम ये तमाम चीज़ें मुख्तसर अंदाज में एक्सपोजर की शक्ल में बोल रहे हैं, आपको तफसील अलग अंदाज में आ जाएगी। बुद्धिस्ट दौर हुकूमत, उमूमन ये कहा जाता है कि बुद्धिस्ट दौर हुकूमत या बुद्धि तालीमी निज़ाम या बुद्धि दौर हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ वैदिक दौर के टकराव के लिए ख़याम में आया था। वो इसलिए कि तालीम उस दौर में शूद्र को तालीम हासिल करने का हक़ नहीं था, यहाँ पर तालीम हर एक के लिए थी। तो यहाँ पर भी 2 रस्में, तालीम की 2 रस्में अदा की जाती थी जिनको पाबाबजा कहा गया, दूसरा उपसंपदा कहा गया। ड्यूरेशन वही रहा 10 से 12 साल। उसके बाद दूसरी रस्म जो थी वैदिक दौर में, दूसरी रस्म में बच्चा दोबारा समाज में शामिल होता था, लेकिन यहाँ पर दुनिया से ख़त्े ताल्लुक़ करते हुए राहिबाना ज़िंदगी गुजारना था। नेक्स्ट मुस्लिम दौर हुकूमत आया। मुस्लिम दौर हुकूमत में इब्तिदा में बिस्मिल्लाह खानी की जाती थी। 4 साल 4 माह 4 दिन की उम्र के बच्चे को बिस्मिल्लाह खानी करते थे और उसके बाद पढ़ाई का नज़्म स्टार्ट करते थे। मसाजिद से मुंसलिक मकातिब थे और मनादिर से मुंसलिक पाठशालाएँ थी। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं तकरीबन 1555 और 1556 या 1560 के दहाके में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग मद्रास, मदुराई, गोवा और वगैरह में अपने अपने बच्चों की तालीम के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल्स कायम किए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, तिजारत बढ़ती गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग कंपनी में बढ़ते गए और ईस्ट इंडिया कंपनी में हिंदुस्तानी वर्करों को भी लिया गया। तो इंग्लिश मीडियम सिस्टम एजुकेशन में डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया, तो स्कूल्स बहुत ज़्यादा खोले जाने लगे। वैसे वक्त 1813 का चार्टर जो चार्ल्स ग्रैंड का चार्टर है, इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बतलाया गया कि आपको हिंदुस्तानी बच्चों को तालीम का नज़्म करना चाहिए। दूसरा, हर साल 1 लाख रुपए की ग्रांट खर्च करना चाहिए। तीसरा, ईसाई मिशनरी स्कूल्स को भी आप ही के तहत माली इमदाद के तहत अपलिफ्ट करना चाहिए। ऐसे वक्त एक तनाज़ा पैदा हुआ मशरिकियत और मगरिबियत का। इसमें ये बात आई कि 1 लाख रुपए की रकम हम अंग्रेज़ी कल्चर पर खर्च करेंगे ताकि वो कल्चर सारी दुनिया में काम आए। वैसे वक्त हिंदुस्तानियों ने
हिंदुस्तानी हिदायती कमेटी बनाई। उनका ख्याल था कि अंग्रेज़ी सिस्टम की वजह से हमारे बच्चे हमारे तहजीब व तमद्दुन से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए 1 लाख रुपए की ग्रांट को हिंदुस्तानी या देसी ज़बानों पर खर्च किया जाए। इस तरह का तनाज़ा स्टार्ट हुआ। तो ऐसे वक्त जो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही थी, तो वैसे वक्त ब्रिटेन गवर्नमेंट ने जून 1834 को लॉर्ड मेकाले को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भेजा गया। तो उन्होंने यहाँ पर आके हालात का जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के बाद मुख्तसर ये है कि उन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी के तहत अंग्रेज़ी सिस्टम, अंग्रेज़ी निज़ाम तालीम को उन बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश की गई जो उम्रा के बच्चे होते हैं, जो क्वालिफाइड घराने के बच्चे होते हैं, ताकि इंग्लिश जो ज़बान है आसानी से स्प्रेड हो सके पूरे समाज में। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट आज़ादी के बाद हम तमाम चीज़ें मुख्तसर एक्सपोजर करना चाह रहे हैं। आज़ादी के बाद पहला जो कमीशन आया उसको हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलेंगे। 1948-49 जिसके चेयरमैन थे राधा कृष्ण कमीशन, राधा कृष्ण थे, इन्हीं के नाम से राधा कृष्ण कमीशन बोला गया। ये यूनिवर्सिटी लेवल कमीशन था। नेक्स्ट 1952-53 डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इनकी सदारत में सानवी तालीम का जायज़ा लिया गया। इसमें ख़ास बात जो कही गई, एक मल्टीपर्पज़ स्कूल्स का क़याम, दूसरा मल्टीपर्पज़ स्कूल्स का क़याम, दूसरा टीचर इज़ ए हिडन करिकुलम, यानी हम जितना भी बेहतरीन निसाब बनाएंगे, टीचर ही वो शख्स होगा इस निसाब को बेहतरीन अंदाज से बच्चों तक उंडेलेगा, बच्चों के ज़हनों तक उंडेलेगा। नेक्स्ट इसके बाद बात आई कोठारी कमीशन 1964-66 कोठारी कमीशन, ये जामे और वाज़े कमीशन है जो इब्तिदाई तालीम से तालीम के आला सतह तक जायज़ा लेने के लिए किया गया। इसमें इन्होंने जामे और वाज़े तौर पर तालीमी नज़्म किस लेवल पर किस अंदाज से होना है वो बतलाया, और 3 लैंग्वेज फार्मूले को बतलाया, और 10+2+3 स्कीम को फेवर किया। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं 1968 की पॉलिसी, पहली तालीमी पॉलिसी 1968 पहली तालीमी पॉलिसी आई जो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। उसके बाद नेक्स्ट पॉलिसी आई 1986 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के तहत कई रिफॉर्म्स हुए, जिसमें डाइट्स का क़याम अमल में आया, नवोदय स्कूल्स का क़याम अमल में आया, OBB स्कीम्स आए, और उसके तहत मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स कंडक्ट किए गए। DPP स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान स्कीम, टीचरों को एम्पावरमेंट करने के लिए, बाख्तियार बनाने के लिए QIP प्रोग्राम, क्लैप्स, 3 Rs, इस तरह के प्रोग्राम्स कंटिन्यूस चलते गए। लास्ट आज भी हम देख रहे हैं कि लीप प्रोग्राम और 3R प्रोग्राम आगे बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे दूसरा हिस्सा। ये तो पहला हिस्सा हम जस्ट एक्सपोजर करें। दूसरा हिस्सा आया तालीम के फलसफियाना अबाद, फिलोसॉफिकल डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन। तो इसमें तालीम की तारीफ, एजुकेशन की तारीफ क्या है, तालीम का खुद भी अमल क्या है, तालीम से खुद भी अमल है, ट्राइपोलर, बाइपोलर और यूनिपोलर। ट्राइपोलर जिसमें तालिब इल्म, टीचर और माहौल होता है, और बाइपोलर जिसमें स्टूडेंट और टीचर होता है। लेकिन यूनिपोलर जब दो खुद भी अमल में एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि बच्चा खुद आगे
बढ़ सकता है, तो वैसे वक्त वो कॉन्सेप्ट बाइपोलर जाकर यूनिपोलर कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसमें हमको थिंकर्स के बारे में पढ़ना है, गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, अरबिंदो, इन तमाम के तालीमी मुफक्किरीन के बारे में तफसीली जायज़ा, उनके ख्यालात क्या थे, एजुकेशन कैसे होना चाहिए, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसमें क्या पढ़ना चाहिए? तालीम के समाजियाना अबाद। समाजी लिहाज से तालीम क्या है, तालीम के समाजियाना आबाद क्या है, तालीम किस अंदाज से समाज को अपलिफ्ट करती है, तालीम के कौन से ज़राए समाजी ज़राए हैं, जिसमें घर, उसके बाद हमअसर ग्रुप, उसके बाद मदरसा, ये तमाम से रिलेटेड हमको पढ़ना है। नेक्स्ट उसके बाद है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, तिफिल फरोग, तिफिल तरक्की और इक्तिसाब। इसमें हमको ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैचुरेशन के ताल्लुक से बढ़ना है। ग्रोथ जिसको हम उर्दू में नमो बोलेंगे, जिसको जिस्मानी बढ़ोतरी से ताबीर किया गया, नमो नशोनुमा जिसको डेवलपमेंट कहा गया, ये मिक़दारी और मियारी होती है। इसकी तबई पैमाइश कुछ नहीं है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है, यानी कैफियत को देखकर बच्चे की नशोनुमा को देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। अब इससे रिलेटेड हमको क्या पढ़ना है? इससे रिलेटेड नमो नशोनुमा के प्रिंसिपल्स पढ़ना है। सबसे पहले विलियम जेम्स ने 1890 में नशोनुमा के उसूलों को बतलाया था। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसूल है प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन, नशोनुमा की सिमतियाई उसूल। दो किस्म के उसूल हैं, एक सिफालो कार्डल पैटर्न, दूसरा प्रॉक्सिमो डिस्टल पैटर्न। इसकी सराहत प्रोफेसर कप्पू स्वामी ने की। सिफालो कार्डल पैटर्न हेड टू टो, उसी तरह प्रॉक्सिमो डिस्टल पैटर्न ये दरमियानी हिस्से से शुरू होती है। तो ये दोनों पर भी हमको ऑब्जेक्टिविटी अक्सर पूछा जाता, डेफिनेटली ये किसी भी अंदाज से रहता। इससे रिलेटेड और एक चीज़ है, मोटर डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा तजुर्बात करने वाला अर्नाल्ड गेसेल है, जिसने 0 to 9 ईयर्स के बच्चों पर हर की नशोनुमा किस तरह से होती है वो उसको डिटेल बतलाया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बच्चे की नमो नशोनुमा पर कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। तो उसमें हम अगर देखते हैं तो कई चीज़ों के साथ जहानत है, पर्सनालिटी है, उसके बाद कन्वर्जेंट थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, उसके बाद उसके हैबिट्स हैं। तो हम देखेंगे जहानत किस तरह से इफ़ेक्ट करती है। जहानत कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत, मसले को हल करने की सलाहियत, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मसले को हल करने की सलाहियत, ये जहानत है। अब किसी चीज़ को कामयाब तरीके से या मुश्किल मराहिल को या पेचीदा कामों को आसानी से हल करने की सलाहियत को इंटेलिजेंस या जहानत बोले। अब इंटेलिजेंस या जहानत के ताल्लुक से कई नज़रियात हमारे सामने आते हैं। पहला नज़रिया है डिसिप्लिन थ्योरी, दूसरा नज़रिया है एक आमिल नज़रिया, उसके बाद दो आमिल नज़रिया, उसके बाद कसीर आमिल नज़रिया। एक है डिसिप्लिन थ्योरी, दूसरा यूनिफैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस। डिसिप्लिन थ्योरी ये नजरिया के जहानत, रीजनिंग, मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन और इमेजिनेशन डिपेंड होती है, लेकिन जहन की ऐसी कोई सतह नहीं होती, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद आया यूनिफैक्टर, जिसको इनिशियल स्टेज में आल्फ्रेड बिन ने, टर्मन, इब्बिंगहास तमाम ने तायद की,
लेकिन इसको भी इसलिए रद्द किया गया कि उन्होंने कहा कि एक शख्स किसी एक मैदान में अगर अपनी जहानत को इस्तेमाल करता है तो एकसा सलाहियत दूसरे मैदानों में भी होगी। लेकिन यहाँ पर एक खामी नजर आई कि एक शख्स के पास किसी एक मैदान में कुछ उसको काबिलियत है या किसी चीज़ का मियार है, तो वही मियार दूसरी तीसरी मैदानों में एकसा नहीं होता, इसलिए इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद आया टू फैक्टर थ्योरी। इसको चार्ल्स एक्सपेरिमेंट ने 1904 में अपनी किताब एबिलिटीज ऑफ मैन में इसके बारे में कहा कि इंटेलिजेंस मसावी है G+S, यानी दो फैक्टर्स का मजमा होती है, एक जनरल फैक्टर, दूसरा स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर हर शख्स में जो लिटरेट हो या इलिटरेट मखसूस मकदार में होती है, उसी की मदद से वो ज़िंदगी गुजारता है। दूसरा ये लर्नड एबिलिटी, इसको सीखा जाता है, इक्तिसाबी सलाहियत, तो ये हर शख्स के पास अलग अलग अंदाज में होती है, हर एक के पास कांस्टेंट नहीं होती, इसलिए इसको हम S1, S2, S3 से जाहिर करें तो लास्ट में इसका जाब्ता बना I = G+S1 + S2 + Sn। उसके बाद आया मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी इसको E.L. थार्नडाइक की किताब जिसमें मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस टाइटल है, उसको 1927 में लिखा। उसमें उसने कहा 4 फैक्टर्स से मिलकर बनती है, एक ज़हनी सतह लेवल, दूसरा रेंज, तीसरा एरिया, चौथा स्पीड परफॉर्मेंस। बाद में ज़हनी सतह को मालूम करने के लिए CAVD एक आजमाइशनामा दिया, इसके तहत हम जहन की सतह मालूम करें। इसके बाद हम ग्रुप फैक्टर थ्योरी पढ़ेंगे। इसको ग्रुप फैक्टर थ्योरी को L. थर्निस्टन ने अपनी किताब PMA प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में वाज़े किया कि बुनियादी सलाहियतें 7 होती हैं। बुनियादी सलाहियतें 7 होती हैं, VPNSWMR। फिर इसकी तफसील उसने उस अपनी किताब में बतलाई, उसकी तफसील भी हमको कंटेंट में पढ़ना चाहिए इन डिटेल। नेक्स्ट उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। इसको JP गिलफोर्ड ने अपनी किताब SOI में 1966 में तहरीर किया था। वो बतलाया कि ये कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट का मजमा होता है और ये 4 × 5 × 6 120 सबसेट्स पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, इसको हवर्ड गार्डनर ने 1985 में मालूम किया। ये बतलाया कि 8 किस्म की ज़हनी सलाहियतें होती हैं। अब इसके बाद आइए पर्सनालिटी। वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है पर्सनालिटी, इसको हम मुख्तसर अंदाज में देखेंगे। इस पर बहुत ज़्यादा तजुर्बात करने वाला सिगमंड फ्राइड है। उसने ये बतलाया बच्चे की शख्सियत बनती है इड, ईगो, सुपर ईगो से। यानी इड के माने वो प्लेजर प्रिंसिपल से कनेक्ट करता है उसको, ईगो के माने रियलिस्टिक प्रिंसिपल और सुपर ईगो के माने आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल। यानी इब्तिदा में 0 to 5 इयर्स में बच्चा इड के पोजीशन में होता है। वो अगरचे के इंस्टिंक्ट जिबलत है, लेकिन तमाम तर जो बुरी आदतें हैं वो उसके पास वहाँ पर रहती है 0 to 5 इयर्स में। माँ बाप उसको उतना फीड नहीं कर सकते, इसलिए वो चीज़ क्यारी होती है। जब वो स्कूल में फॉर्मल एजुकेशन में दाखिला लेता है तब वो रियलिस्टिक वर्ल्ड में आता है, वहाँ पर समझ में आता कि दुनिया क्या है, मुझे सोशलाइज होना चाहिए। उसके बाद फिर आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल आता, इसकी तफसील भी है। नेक्स्ट इसके बाद है पर्सनालिटी डायनामिक्स होती है। इसके लिए इसने बतलाया जहन की 3 हालतें हैं, एक कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस।
सिगमंड फ्राइड अनकॉन्शियस लाशऊरी हालत को ही लेकर आगे बढ़ता रहा, उस पर कई किस्म के तजुर्बात किया। उसके बाद साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, यानी इसने बतलाया सेक्स इज लाइफ एनर्जी। इसको ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फॉलिक स्टेज, जेनिटल स्टेज, लेटेंसी और जेनिटल स्टेज में तफसील करके बतलाया। नेक्स्ट हम इसके बाद कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग के ताल्लुक से कि किसी एक मसले का मुख्तलिफ मुनासिब लिहाज से हल कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग है। फिर किसी एक मसले का मुनासिब हल वक्त वाहिद में निकालना कन्वर्जेंट थिंकिंग है। इसके बाद नेक्स्ट हमको आदतों के बारे में है। फिर उसके बाद हम लर्निंग के ताल्लुक से, इक्तिसाब के ताल्लुक से, इक्तिसाब के कई नज़रियात हैं। पहले तो हम इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इज नथिंग बट लर्निंग। तजुर्बात और तरबियत के ज़ेर असर बर्ताव की जो तब्दीली होती है उसको इक्तिसाब कहा गया। अब इक्तिसाब के ताल्लुक से भी कई नज़रियात हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड है, कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इनसाइट लर्निंग, ये तमाम है। लेकिन आज के लिहाज से लर्निंग कंस्ट्रक्टिविस्टिक माहौल में अगर जाती है तो बहुत बेटर है। उसके मीनिंग क्या है? हमको बच्चों को मालूमात देना नहीं है, नॉलेज कंस्ट्रक्शन करना है, मालूमात की तश्कील करना है। ये तश्कील के पर जोर देने वाले जेन पियाजे और वाइगार्ड्स की है। उन्होंने अपने नज़रियात में इसकी तफसील बतलाई और ये दो बिट्स अक्सर ऑब्जेक्टिविटी के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम टीचर प्रोफेशन के ताल्लुक से कि किस किस किस्म से टीचरों को अपलिफ्ट किया गया और कौन से तरीक़ेकार हैं। उसमें NCF 2005 और लर्निंग विदाउट बर्डन 1992 इस तरह की तफसीलात दी गई। तो ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 1975 से शुरू हुआ, 1988 में रहा, 2000 में रहा और अब NCF 2005 को हम देख रहे हैं जामे और वाज़े तौर पर। इसको पेश करने वाले प्रोफेसर इशपाल हैं, जिन्होंने कहा तालीम हाल और मुस्तकबिल का मुनफरिद सरमाया है, इसलिए निसाब की तदवीर बच्चों के या अफराद की ज़रूरतों के मुताबिक होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने 5 उसूल बनाए। पहला उसूल, इल्म कमरे जमात की ज़िंदगी को बाहर की ज़िंदगी से जोड़ा जाए। उसके बाद एग्जामिनेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाया जाए, रटने के अमल को कम किया जाए या रटने के अमल की हौसला शिकनी की जाए। उसके बाद निसाब को दरसियात से आगे होना चाहिए। उसके बाद कमरे जमात में जमहूरी माहौल होना चाहिए, इस अंदाज से इस पर जिक्र किया गया। उसके बाद NCF 2005 को मद्देनज़र रखते हुए टीचर एजुकेशन पर भी डिस्कस किया गया। उसके बाद NCF स्कूल एजुकेशन 2023 पर भी डिस्कशन किया गया। नेक्स्ट उसके बाद आज कंटेम्पररी इश्यूज जो भी है तालीम के, वो तमाम तालीम के मराहिल जो आज हम देख रहे हैं उससे रिलेटेड तमाम चीज़ें हमको पढ़ना है। तो ये इस तरह से कंप्लीट एक्सपोजर है जिसको हम 10 नंबर के लिए 20 बिट के लिए तैयार होना है। तो इसकी तफसील पढ़ना ज़रूरी है। तफसील पढ़ते वक्त उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट जब हमारे जहन में आ जाएगा तो जब कभी भी कोई चीज़ नहीं आएगी तो हम उसको रिकॉल और रिकग्नाइज करते हुए वापस ला सकते और ईच एंड एवरी बिट हम अटेंड कर सकते हैं। मल्टीपल क्वेश्चंस का तरीक़ेकार ये है कि चारों भी आंसर हमको ऐसा नज़र आते हैं कि वो एक दूसरे से कोइंसाइड होते हैं। और ख़ासकर हम जो देखते हैं अक्सर ऑब्जेक्टिविटी में जो बिट्स रिपीटेशन में आते हैं वो प्रोएक्टिव इनहिबिशन, रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन, उसके बाद फॉरगेटिंग 47%, 66%, 72%, 75%, 79% इससे रिलेटेड। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो सिफालोकार्डल और प्रॉक्सिमल डिस्टल है, उसके बाद पियाजे का नज़रिया जो सेंसरी मोटर, उसके बाद प्री ऑपरेशनल पर अक्सर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद वाइगार्ड्स की स्कोफोल्डिंग, MKO, ZPD इससे रिलेटेड हमको ये पढ़ना है। उसके बाद ब्रूनर का 1960 में उन्होंने जो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन बुक जो लिखी उसमें स्ट्रेस किया कि कमरे जमात की तदरीस इंडक्शन होना चाहिए और कॉन्सेप्ट ऐसा बतलाना चाहिए कि बच्चा आसानी से दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सके। तो इस तरह से तमाम चीज़ों को हम जो पहले तो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे,
पूरा कंटेंट पढ़ेंगे, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए जाएंगे। वो पॉइंट्स को अगर पढ़ते हैं, चूंकि पहले कंटेंट पढ़े थे तो पॉइंट्स बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। नहीं, हम इनिशियल स्टेज में पॉइंट पढ़ेंगे तो उसकी हिस्ट्री आपको नहीं मालूम होती, इसलिए पहले स्टार्ट कीजिए वास्ट नॉलेज से, जहां तक हो सके। पहले हम सुपर ऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट में जाना, उसके बाद सब ऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट में आना, उसके बाद स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट में आए तो डेफिनेटली ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। अल्लाह चाहा तो हर एक 10 में से 10 मार्क्स लेकर आएंगे।